तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव द न्यू वर्ल्ड नाम की इस मूवी के बारे में, यानी कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। दोस्तों इसी मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में दोस्तों हम जानना चालू करते हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक आगामी अमेरिकी सुपरहीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के चरित्र सैम विल्सन बटा कैप्टन अमेरिका पर आधारित है, जो मार्वल स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा वितरित है। यह कैप्टन अमेरिका फिल्म श्रृंखला की चौथी किस्त, टेलीविजन मिनीसीरीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर 2021 की अगली कड़ी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में 35वीं फिल्म होने का इरादा है। फिल्म का निर्देशन जूलियस ओनाह ने किया है, जिन्होंने मैल्कम स्पेलमैन और डालन मुसन और मैथ्यू ऑर्टन की लेखन टीम के साथ पटकथा लिखी थी। इसमें डैनी रामिरेज, कार्ल लुम्बली, टिम ब्लेक नेल्सन, शिरा हास, एरिसन फोर्ड और लिव टायलर के साथ एंथनी मैकी सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की भूमिका। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 ने कैप्टन अमेरिका 3 को, जिसमें क्रिस इवांस ने स्टीव रोजर्स की भूमिका निभाई। मैकी के विल्सन द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में नए कैप्टन अमेरिका बन गए और अप्रैल 2021 तक स्पेलमैन और मुसन श्रृंखला के दोनों लेखक द्वारा एक नई कैप्टन अमेरिका फिल्म लिखी जा रही थी। मैकी ने उस अगस्त में हस्ताक्षर किए, ओना जुलाई 2022 में शामिल हुए। उस महीने के अंत में शीर्षक कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में सामने आया। बाद में 2022 में अतिरिक्त कलाकार शामिल हुए, जिनमें से कुछ प्रारंभिक MCU फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क 2008 से लौटे। फिल्मांकन मार्च से जून 2023 तक अटलांटा, जॉर्जिया के ट्रिलिथ स्टूडियो में हुआ। वाशिंगटन DC में अतिरिक्त फिल्मांकन के साथ फिल्मांकन के दौरान उपशीर्षक को ब्रेव न्यू वर्ल्ड में बदल दिया गया। रीशूट के लिए सामग्री लिखने के लिए ऑर्टन दिसंबर 2023 में शामिल हुए, जो मई से अगस्त 2024 तक होने वाले थे। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड MCU के चरण 5 के हिस्से के रूप में 14 फरवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज होने वाली है। ढालना सैम विल्सन बटा कैप्टन अमेरिका के रूप में एंथोनी मैकी, एक बदला लेने वाला और पूर्व पैरारेस्क्यूमैन जिसे सेना द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए विंग पैक का उपयोग करके हवाई युद्ध में प्रशिक्षित किया गया था। एक निर्माता नेट मूर ने कहा कि विल्सन का कैप्टन अमेरिका रॉकी फिल्म श्रृंखला के रॉकी बाल्बोआ के समान एक दलित व्यक्ति था, क्योंकि उसके पास पिछले कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स की क्षमताएं या सहयोगी नहीं थे और दावा करने के बाद उसे पद अर्जित करना होगा। यह बिना सहारे के। 2 निर्देशक जूलियस ओना ने कहा कि फिल्म में विल्सन को कैप्टन अमेरिका के रूप में अग्रणी बनने की ओर कदम बढ़ाते हुए दिखाया जाएगा। 3 मैकी ने कहा कि विल्सन एक निर्णायक कैप्टन अमेरिका नहीं होंगे और उनकी एक अच्छा आदमी होना या एक बुरा आदमी होना क्या है कि एक अलग समझ है। 4 उन्होंने फिल्म में अपने चित्रण की तुलना टुपैक शकूर के गीत हिट एम अप 1996 से की। 5 डैनी रामिरेज जोकिन टोरेस बटा फाल्कन के रूप में अमेरिकी वायुसेना में पहले लेफ्टिनेंट, जिन्होंने अतीत में विल्सन के साथ काम किया था और विल्सन के फाल्कन के पूर्व कार्यभार को संभाला था। 6-7 मैकी ने कहा कि पिछली परियोजनाओं में रोजर्स के प्रति विल्सन की प्रशंसा और बकी बार्न्स के प्रति नापसंदगी की तुलना में टोरेस के साथ विल्सन का रिश्ता एक समान दोस्ती का था। 8 मैकी ने फाल्कन पोशाक को सर्वोत्तम तरीके से पहनने में रामिरेज की सहायता की। 9 यशाया ब्रैडली के रूप में कार्ल लुम्बली, एक अफ्रीकी अमेरिकी कोरियाई युद्ध अनुभवी और सुपर सैनिक जिसे 30 वर्षों तक कैद में रखा गया और उस पर प्रयोग किया गया। 6 कुछ खास संगीत बजने पर वह एक नियंत्रित सुपर सैनिक बन जाता है। 8 सैमुअल स्टर्न लीडर के रूप में टिम ब्लेक नेल्सन, एक सेलुलर जीव विज्ञानी जो द इनक्रेडिबल हल्क 2008 की घटनाओं के दौरान गलती से ब्रूस बैनर के रक्त से दूषित हो गया था, जिससे उसे अलौकिक बुद्धि प्राप्त हुई। 6-10 फिल्म में स्टर्न का शामिल होना उन कारणों में से एक था जिनकी वजह से ओना को इस काम में दिलचस्पी थी। उनका मानना था कि जो व्यक्ति बुद्धि से काम करेगा वह विल्सन का अच्छा प्रतिद्वंद्वी होगा। 10 नेल्सन ने कहा कि फिल्म में लीडर का लुक अधिक हास्यप्रद और सटीक होगा। 11 रूथ सबरा के रूप में शिरा हास, एक अमेरिकी सरकारी कर्मचारी। 6-8 यह घोषणा कि कॉमिक्स में एक इजरायली सुपरहीरोइन के चरित्र को फिल्म के लिए अनुकूलित किया जाएगा, लोगों की आलोचना हुई, जिनका मानना था कि इससे फिलिस्तीनियों और अरबों के नकारात्मक रूढ़िवादी चित्रण को बढ़ावा मिलेगा। कॉमिक्स में
वह मोसाद की सदस्य है और जिन अरब पात्रों के साथ वह बातचीत करती है उनमें से कुछ को स्त्रीद्वेषी, यहूदी विरोधी और हिंसक के रूप में चित्रित किया गया है। 12 सबरा नाम का इजरायली यहूदियों और फिलिस्तीनियों के लिए भी अलग अलग अर्थ है। 13-14 फिलिस्तीनी अमेरिकी लेखक और विश्लेषक यूसेफ मुनैयर ने कॉमिक्स संस्करण से महसूस किया कि चरित्र की फिल्म में सकारात्मक भूमिका नहीं हो सकती है और उन्होंने कहा कि इजरायली जासूसों को नायक में बदलना असंवेदनशील और अपमानजनक था। जवाब में मार्वल स्टूडियोज ने कहा कि फिल्म चरित्र के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपना रही है, जैसे एमसीयू में लाए जाने पर अन्य कॉमिक्स पात्रों को आधुनिक दर्शकों के लिए फिर से कल्पना की गई थी। 12 थाडियस थंडरबोल्ट रॉस के रूप में है हैरिसन फोर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति। 8 वह पहले अमेरिकी सेना के जनरल और फिर अमेरिकी विदेश मंत्री थे। 15-16 मूर ने कहा कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 की घटनाओं के कारण विल्सन और रॉस के बीच प्राकृतिक चिंगारी होगी। 17 लेकिन निर्माता केविन फीगे ने कहा कि अब जब वे कैप्टन हैं तो उनकी गतिशीलता बदल गई है। क्रमशः अमेरिका और राष्ट्रपति। 15 और फिल्म में रॉस एवेंजर्स के पुनर्निर्माण के लिए विल्सन के साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। 18 फोर्ड ने मूल अभिनेता विलियम हर्ट का स्थान लिया, जिन्होंने 2022 में अपनी मृत्यु तक एमसीयू में चरित्र को चित्रित किया। 16 बेट्टी रॉस के रूप में लिव टायलर, एक सेलुलर जीव विज्ञानी और थडियस की बेटी। 19 इसके अतिरिक्त जोशा रोकेमोर 20, सेथ रॉलिंस 21 और रोजा सालाजार को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने अक्टूबर 2015 में कहा कि कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर 2011 और कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 के बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 कैप्टन अमेरिका त्रयी का निष्कर्ष था। स्टीव रोजर्स के रूप में क्रिस इवांस। 23 सिविल वॉर इवांस की आखिरी अनुबंधित स्टैंडअलोन कैप्टन अमेरिका फिल्म थी। 24 लेकिन वह अपने अनुबंध को एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 और एवेंजर्स एंड गेम 2019 से आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। 25 जनवरी 2021 में इवांस कथित तौर पर कम से कम एक परियोजना में स्टीव रोजर्स की भूमिका को फिर से निभाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब थे। कहा जाता है कि इवांस की भागीदारी उसी तरह थी जैसे साथी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू स्टार रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन फिल्म श्रृंखला के बाद सिविल वॉर सहित अन्य फिल्म फ्रेंचाइजी में टोनी स्टार्क के रूप में सहायक भूमिकाएं निभाई थीं। 26 इवांस ने जल्द ही कहा कि रिपोर्ट उसके लिए समाचार थी। 27 अक्टूबर 2018 तक मार्वल स्टूडियोज डिज्नी प्लस के लिए एक सीमित श्रृंखला विकसित कर रहा था, जिसमें एमसीयू फिल्मों से एंथनी मैकी के सैम विल्सन बटा फाल्कन और सेबेस्टियन स्टेन के बकी बार्न्स बटा विंटर सोल्जर ने अभिनय किया था। मैल्कम स्पेलमैन को श्रृंखला के मुख्य लेखक के रूप में नियुक्त किया गया था। 28-29 जिसे आधिकारिक तौर पर अप्रैल 2019 में द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के रूप में घोषित किया गया था। 30 रोजर्स द्वारा एंडगेम में विल्सन को अपनी ढाल और कैप्टन अमेरिका की कमान सौंपने के बाद। 31 श्रृंखला में विल्सन को एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में कार्यभार स्वीकार करते हुए और इसके निहितार्थों के साथ समझौता करते हुए दिखाया गया है। श्रृंखला के प्रीमियर से पहले मैकी ने कहा कि दूसरे सीजन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी और उन्हें यकीन नहीं था कि वह अगली बार कोविड-19 महामारी के कारण एमसीयू फिल्म में कब दिखाई देंगे। 32 सीरीज के निर्देशक कारी स्कोगलैंड भी इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि दूसरा सीजन होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले सीजन में वही कहानी बताई थी जो वह चाहती थीं, लेकिन अगर दूसरा सीजन बनाया जाए तो और भी कहानियां और किरदार देखने को मिलेंगे। 33 कार्यकारी निर्माता नेट मूर ने कहा कि श्रृंखला सदाबहार विषयों की खोज करती है जो आगे की खोज के लिए उपयुक्त हैं और संभावित दूसरे सीजन के लिए विचार स्थापित करते हैं। 34 फीगे ने कहा कि एक और क्या हो सकता है इसके बारे में विचार थे, लेकिन मार्वल का इरादा श्रृंखला को पहले एमसीयू फिल्मों में ले जाना था, जैसा कि उन्होंने साथी डिज्नी प्लस श्रृंखला वांडाविजन 2021 के साथ किया था। 35 अप्रैल 2021 में द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के अंतिम एपिसोड के रिलीज होने के बाद स्पेलमैन और श्रृंखला के लेखक डालन मुसन को चौथी कैप्टन अमेरिका फिल्म लिखने का पता चला जो विल्सन की कहानी को आगे बढ़ाती है। 36
इवांस की वापसी की सूचना है क्योंकि रोजर्स को एक अलग परियोजना में आने की उम्मीद थी। 37 मैकी ने कहा कि वह किसी फिल्म या द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के दूसरे सीजन की किसी भी योजना से अनभिज्ञ थे, लेकिन यह देखने के लिए उत्साहित थे कि आगे क्या होगा। 38 और कहा कि एमसीयू को शीर्षक देना उनके लिए स्मारकीय होगा, फिल्म विशेषकर एक अश्वेत अभिनेता के रूप में। 39 मैकी ने अगले कुछ महीनों में फिल्म में अभिनय करने के लिए एक समझौते पर बातचीत की। 40 और अगस्त में आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने बाद में कहा कि वह स्टैन और उनके सहकलाकार डैनियल ब्रूहल के साथ द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर का दूसरा सीजन बनाने के लिए उत्साहित थे और उनके बिना अपनी ही फिल्म में अभिनय करने की धुरी से निराश थे। 41 पूर्व उत्पादन मैकी ने कहा कि यह फिल्म द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर पार्ट 2 नहीं होगी और इसमें एक नई कहानी और नए किरदार होंगे। 8 जूलियस ओना को जुलाई 2022 में फिल्म का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। 43 2022 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में शीर्षक कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में सामने आया था और फिल्म को रिलीज की तारीख दी गई थी 3 मई 2024। इसे एमसीयू के चरण 5 का हिस्सा बना दिया गया। 44 उपशीर्षक जो द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड का नाम भी है। 45 राजनीति पेशेवर कुश्ती और यहूदी विरोधी बयानबाजी के साथ साथ विभिन्न साजिश सिद्धांतों में इसके उपयोग के लिए जाना जाता था। 46 47 48 और इसे एक विवादास्पद विकल्प माना गया। 47 सितंबर 2022 में D23 एक्सपो में डैनी रामिरेज और कार्ल लुम्बली को द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से जोकिन टोरेस और यशायाह ब्रैडली की अपनी अपनी भूमिकाओं को दोहराने की घोषणा की गई थी। टिम ब्लेक नेल्सन एमसीयू से सैमुअल स्टर्न बटा लीडर के रूप में लौटने के लिए तैयार थे। फिल्म द इनक्रेडिबल हल्क 2008 और शिरा हास को कॉमिक बुक चरित्र सबरा के रूप में चुने जाने की बात सामने आई थी। ओना ने फिल्म को एक असाधारण थ्रिलर के रूप में वर्णित किया। 6 और कहा कि फिल्मांकन 2023 की शुरुआत में शुरू होगा। 3 अगले महीने एबव द लाइन के जेफ स्नाइडर ने बताया कि हैरिसन फोर्ड को इस फिल्म में थैडियस थंडरबोल्ट रॉस के रूप में लिया गया था। साथ ही थंडरबोल्ट 2025 इस किरदार को 2022 में अपनी मृत्यु तक विलियम हर्ट द्वारा एमसीयू में चित्रित किया गया था। 49 जल्द ही दोनों फिल्मों में फोर्ड की कास्टिंग की पुष्टि हो गई। 16 जबकि मूर और स्पेलमैन के फीगे के साथ फिल्म का निर्माण करने की बात सामने आई थी। 17 50 अटलांटा जॉर्जिया में ट्रिलिथ स्टूडियो में प्री प्रोडक्शन का काम मार्च 2023 में नियोजित फिल्मांकन शुरू होने से पहले 7 नवंबर को शुरू हुआ। 51 गेर्शा फिलिप्स ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया। 52 और रैमसे एवरी थे पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम पर काम करने के बाद प्रोडक्शन डिजाइनर। 2 2017 और स्पाइडरमैन होमकमिंग 2017। 53 जनवरी 2023 में जोशा रोकेमोर को एक अज्ञात भूमिका में लिया गया था। 20 मैकी को 1 मार्च 2023 को फिल्म के लिए काम शुरू करने की उम्मीद थी। 54 फिल्माने प्रिंसिपल फोटोग्राफी 21 मार्च 2023 को अटलांटा जॉर्जिया के ट्रिलिथ स्टूडियो में रोशेल के कामकाजी शीर्षक के तहत शुरू हुई। 51 55 क्रेमर मोर्गेनथाउ ने छायाकार के रूप में कार्य किया। 56 ओना चाहते थे कि फिल्म का एक्शन जमीनी और स्पर्शपूर्ण हो और विल्सन को ऐसी चीजें करने को दें जो उनकी पिछली प्रस्तुतियों में नहीं देखी गई थीं। 3 एवरी ने दोहराया कि उनका इरादा हाल की एमसीयू फिल्मों की तुलना में फिल्म को वास्तविकता पर अधिक आधारित बनाना था। 57 लिव टायलर द इनक्रेडिबल हल्क से बेट्टी रॉस की अपनी भूमिका को दोहराते हुए मार्च 2023 के अंत तक कलाकारों में शामिल हो गईं। 19 उस समय जूलिया लुइस रेफस से फिल्म में वेलेंटिना एलेग्रा डी फॉन्टेन के रूप में अपनी एमसीयू भूमिका को दोबारा निभाने की उम्मीद थी। 58 मई 2023 में 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के शुरू होने से फिल्म के निर्माण पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं थी। कथित तौर पर मार्वल स्टूडियोज ने मुख्य फोटोग्राफी के दौरान जितना संभव हो उतना शूट करने और फिल्म के पहले से निर्धारित समय के दौरान आवश्यक लेखन समायोजन करने की योजना बनाई थी। पुनः शूट 59 बाद में मई में सेट की तस्वीरों से पता चला कि सेथ रॉलिंस कलाकारों का हिस्सा थे। 21 जून की शुरुआत में मार्वल स्टूडियोज ने घोषणा की कि फिल्म का नाम बदलकर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड कर दिया गया है। 60 फिल्म में जेरेमी मथाई ने उपशीर्षक परिवर्तन की प्रशंसा करते हुए कहा, यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तुलना में
कहीं अधिक आशावादी परिप्रेक्ष्य को उजागर करता है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध सुपरहीरो के भविष्य पर एक टिप्पणी के रूप में और एक बयान के रूप में भी काम करता है। कुछ अतिदेय प्रतिनिधित्व 47 इस बदलाव को कोलाइडर की हिलेरी रेमली ने भी एक बुद्धिमान निर्णय माना, जिन्होंने कहा कि मूल शीर्षक की व्याख्या यहूदी विरोधी अर्थों के रूप में की जा सकती थी। 48 उस समय ओना को स्पेलमैन के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिखने का पता चला था। 60 महीने के मध्य में ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रिलीज की तारीख 26 जुलाई 2024 तक विलंबित कर दी गई। 61 जून के अंत तक फिल्मांकन वाशिंगटन डीसी में स्थानांतरित कर दिया गया। 62 और फिल्मांकन 30 जून को पूरा हुआ। 63 डाक उत्पादन ब्रेव न्यू वर्ल्ड के पास अक्टूबर 2023 तक अपनी मई 2024 की रिलीज डेट पर लौटने की क्षमता थी, क्योंकि यह मार्वल स्टूडियोज के डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 की तुलना में उत्पादन में आगे थी, जिसके कारण उस रिलीज के लिए समय पर फिल्मांकन पूरा होने की उम्मीद नहीं थी। 2023 सैग आफ्टर हड़ताल हालांकि इस परिवर्तन को असंभावित माना गया था। 64 नवंबर में हड़ताल के समापन के बाद ब्रेव न्यू वर्ल्ड की रिलीज की तारीख 14 फरवरी 2025 तक विलंबित कर दी गई। 65 स्नाइडर ने बताया कि फिल्म को प्रारंभिक परीक्षण स्क्रीनिंग में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, इसलिए 3 प्रमुख दृश्यों को काटा जा रहा था और मार्वल स्टूडियोज जनवरी 2024 से लेकर मई या जून तक व्यापक रीशूट करने की योजना बना रहा था। 66 दिसंबर में मैथ्यू ऑर्टन को रीशूट के लिए अतिरिक्त सामग्री लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 22 जो तब फरवरी से मई 2024 तक चलने वाला था। 22 67 ऑर्टन ने पहले एक लेखक और परामर्श निर्माता के रूप में काम किया था। मार्वल स्टूडियोज मिनिस्ट्रीज मून नाइट 2022 इस बात का खुलासा हुआ कि रोजा सालाजार को फिल्म में लिया गया था। 22 जनवरी 2024 के अंत तक मई से अगस्त 2024 तक पुनः शूटिंग होने वाली थी। 68 फरवरी 2024 में मार्क रफालो ने कहा कि वह फिल्म में ब्रूस बैनर हल्क के रूप में अपनी एमसीयू भूमिका को दोहरा रहे हैं। 69 वेराइटी ने जल्द ही रिपोर्ट दी कि रफालो ने गलत बोल दिया था और वह फिल्म में दिखाई नहीं दे रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिल्म में रफालो की संभावित भूमिका के बारे में अटकलें चल रही थीं, क्योंकि द इनक्रेडिबल हल्क के कई किरदार पहले ही प्रदर्शित होने की पुष्टि कर चुके थे। साथ ही अफवाहें थीं कि फोर्ड के थडियस रॉस फिल्म में रेड हल्क में बदल जाएंगे। 70 अप्रैल में फीगे और मैकी ने फिल्म को ग्राउंडेड एक्शन थ्रिलर बताया, जिसमें कोई एलियन नहीं था, जो हाल की कुछ एमसीयू फिल्मों की तुलना में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के अधिक समान था। 18 मैकी ने कहा कि दर्शकों को फिल्म देखने के लिए द इनक्रेडिबल हल्क देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रेव न्यू वर्ल्ड एमसीयू का एक रीसेट था जो ब्रह्मांड के आगे बढ़ने के लिए नए विषयों और विरोधियों को स्थापित करता है। 8 जूलियस ओना जन्म 10 फरवरी 1983 एक नाइजीरियाई अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं। उन्होंने द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स 2018, लूस 2019 और आगामी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड 2025 फिल्मों का निर्देशन किया है। प्रारंभिक जीवन ओना का जन्म ओकपोमा, क्रॉस रिवर स्टेट, नाइजीरिया में हुआ था। उनके पिता अडोगा ओना एक नाइजीरियाई राजनयिक थे। आर्लिंगटन काउंटी, वर्जीनिया में जाने से पहले उनका पालनपोषण फिलीपींस, नाइजीरिया, टोगो और यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ओना ने आर्लिंगटन, वीए में वाशिंगटन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मिडल टाउन, कनेक्टिकट में वेस्लेयन विश्वविद्यालय से थिएटर में बीए की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में स्नातक फिल्म कार्यक्रम से एमएफए पूरा किया, जहां उन्हें डीन के फेलो के रूप में चुना गया। वह प्रतिष्ठित जैक केंट कुक फाउंडेशन छात्रवृत्ति के भी प्राप्त करता है। 2 उनके जुड़वां भाई एंथनी ओना भी एक निर्देशक हैं। उनकी पहली फीचर फिल्म द प्राइस 2017 में रिलीज हुई थी। 3 कैरियर ओना का काम सनडांस, बर्लिन, ट्रिबेका, लंदन, दुबई, लॉस एंजल्स, मेलबर्न और कैम्ब्रिमेज सहित दुनिया भर के त्योहारों में दिखाया गया है। 2010 की गर्मियों में उन्हें फिल्म निर्माता पत्रिका के स्वतंत्र फिल्म के नए चेहरों में से एक के रूप में चुना गया था। 2013 में उन्हें स्टूडियो सिस्टम के 10 अप एंड अप फीचर डायरेक्टर्स और फोर्ब्स मैगजीन के 13 अफ्रीकी सेलिब्रिटीज टू वॉच में से एक के रूप में चुना गया था। एनवायू के स्नातक फिल्म कार्यक्रम में रहते हुए उन्होंने कार्यकारी निर्माता स्पाइक ली के साथ अपनी थीसिस द गर्ल इज इन ट्रबल
2015 के रूप में अपना पहला फीचर पूरा किया, जिसमें एलिजा बाचलेडा, विल्मर वाल्डेरामा, कोलंबस शॉर्ट और जेसी स्पेंसर शामिल थे। ओना पहले लेजेंडरी पिक्चर्स के लिए थ्रिलर फिल्म रूपांतरण ब्रिलियंस का निर्देशन करने के लिए तैयार थे, जिसे डेविड कोएप ने विल स्मिथ और नूमी रैपेस के साथ मुख्य भूमिका में निभाने के लिए लिखा था। 4-5 इसके बाद उन्होंने निर्माता जे अब्राम्स के साथ द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स 2018-6 का निर्देशन किया। उनकी नवीनतम फिल्म लूस में नाओमी वॉट्स, ऑक्टेविया स्पेंसर, टिम रोथ और केल्विन हैरिसन जूनियर शामिल हैं, जिसका प्रीमियर 2019 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ। 7 वह थ्रिलर फिल्म बैड जीनियस का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं, जो इसी नाम की 2017 की थाई फिल्म की रीमेक है। 8 वह कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का निर्देशन करने के लिए भी तैयार हैं, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की चौथी कैप्टन अमेरिका फिल्म है, जिसमें एंथनी मैकी मुख्य भूमिका में है। 9 मार्च 2010 में स्पेलमैन ने फिल्म अवर फैमिली वेडिंग 2010 के लिए पटकथा लिखकर अपने करियर की शुरुआत की। 1 फरवरी 2015 में स्पेलमैन ने टेलीविजन श्रृंखला एम्पायर 2015 के कई एपिसोड की स्क्रिप्टिंग करके टेलीविजन के लिए लिखना शुरू किया। 2 अक्टूबर 2015 में स्पेलमैन और कार्लिटो रोड्रिग्ज को वार्नर ब्रदर्स द्वारा सिल्विया रॉबिन्सन फिल्म की बायोपिक की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 3 अक्टूबर 2018 में यह घोषणा की गई कि वार्नर ब्रदर्स अभी भी फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे थे और स्क्रिप्ट को पूरा करने में ट्रेसी ओलिवर के साथ स्पेलमैन और रोड्रिग्ज शामिल हुए थे। 4 जुलाई 2017 में स्पेलमैन एचबीओ श्रृंखला कॉन्फेडरेट का निर्माण कर रहे थे। 5, 6, 7, 8 दिसंबर 2019 में उन्होंने एप्पल टीवी प्लस सीरीज ट्रूथ बी टोल्ड 2019 में एक निर्माता के रूप में काम किया। 9 फरवरी 2021 में स्पेलमैन ने एफएक्स श्रृंखला हिप हॉप अनक्वर्ड 2021 पर एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 10 मार्च 2021 में उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में स्थापित डिज्नी प्लस श्रृंखला द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर 2021 में श्रोता के रूप में काम करके प्रसिद्धि प्राप्त की। 11-12 दिसंबर 2021 में उन्होंने 2022 पुनरुद्धार श्रृंखला बेलेयर पर लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 13 उन्होंने MCU में डालन मुसन के साथ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का सहलेखन किया। 14 अक्टूबर 2022 में यह पता चला कि स्पेलमैन स्कॉट सिल्वर और मैथ्यू मिक्सन के साथ आगामी स्पॉन फिल्म लिखेंगे। 15 जोसेफ हेनरी साइमन 1 जन्म हाइमी साइमन 1 11 अक्टूबर 1913 14 दिसंबर 2011 एक अमेरिकी हास्य पुस्तक लेखक, कलाकार, संपादक और प्रकाशक थे। साइमन ने 1930 से 1940 के दशक के कॉमिक बुक्स के स्वर्ण युग में कई महत्वपूर्ण पात्रों का निर्माण या सहनिर्माण किया और टाइमली कॉमिक्स के पहले संपादक के रूप में कार्य किया, जो कंपनी मार्वल कॉमिक्स में विकसित हुई। अपने साथी, कलाकार जैक किर्बी के साथ उन्होंने कॉमिक्स के सबसे स्थायी सुपरहीरो में से एक कैप्टन अमेरिका का सहनिर्माण किया और टीम ने डीसी कॉमिक्स में 1940 के दशक के सैंडमैन और सैंडी द गोल्डन बॉय जैसी सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर काम किया और न्यूज बॉय का सहनिर्माण किया। लीजन, बॉय कमांडो और मैनहंटर। अन्य कॉमिक्स प्रकाशकों के लिए साइमन और किर्बी की कृतियों में बॉयज रेंज, फाइटिंग अमेरिकन और द फ्लाई शामिल है। 1940 के दशक के उत्तरार्ध में इस जोड़ी ने रोमांस कॉमिक्स का क्षेत्र बनाया और हॉरर कॉमिक्स के शुरुआती अग्रदूतों में से थे। साइमन, जिन्होंने विज्ञापन और व्यावसायिक कला में काम किया, ने 1960 में व्यंग्य पत्रिका सिक की भी स्थापना की और एक दशक से अधिक समय तक इसके साथ रहे। उन्होंने 1970 के दशक में डीसी कॉमिक्स के साथ संक्षिप्त प्रकाशन किया। साइमन को 1999 में विल आइजनर कॉमिक बुक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। प्रारंभिक जीवन, जो साइमन का जन्म 1913 में हाइमी साइमन 1 के रूप में हुआ था और उनका पालनपोषण रोचेस्टर, न्यूयॉर्क में हुआ था, वह हैरी साइमन के बेटे थे, जो 1905 में इंग्लैंड के लीड्स से आए थे, और रोज कुरलैंड 2-3, जिन्हें हैरी से मुलाकात संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। 4 हैरी साइमन रोचेस्टर चले गए, जो उस समय एक कपड़ा निर्माण केंद्र था, जहां उनका छोटा भाई इसहाक रहता था। 5 और 1912 में दंपति की एक बेटी बीट्राइस थी। 4 एक गरीब यहूदी परिवार सिमंस रहते थे। पहली मंजिल का फ्लैट जो मेरे पिता की दर्जी की दुकान के बराबर था। 6
साइमन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वह स्कूल समाचार पत्र और सालाना किताब के लिए कला निर्देशक थे। एक कलाकार के रूप में अपनी पहली पेशेवर फीस अर्जित की जब 2 विश्वविद्यालयों ने प्रत्येक ने अपने आर्ट डेको के लिए $10 प्रकाशन अधिकारों का भुगतान किया। सालाना किताब के लिए टेम्परा स्प्लैश पेज अनुभाग 7 कैरियर शुरुआत 1932 में स्नातक स्तर की पढ़ाई पर साइमन को रोचेस्टर जर्नल अमेरिकी कला निर्देशक एडोल्फ एडलर द्वारा एक सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने साइमन के भावी कॉमिक्स सहयोगी अल लिडरमैन की जगह ली थी, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। 8 उत्पादन कर्तव्यों के बीच उन्होंने अखबार के लिए कभी-कभी खेल और संपादकीय कार्टून बनाए। 9 2 साल बाद साइमन ने न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज में सिरैक्यूज हेराल्ड में $45 प्रति सप्ताह की नौकरी की और वहां खेल और संपादकीय कार्टून की आपूर्ति भी की। इसके तुरंत बाद $60 प्रति सप्ताह के वेतन पर वह लिडरमैन के बाद एक अखबार के कला निर्देशक बने, जिसका नाम साइमन ने अपनी 1990 की आत्मकथा में सिरैक्यूज जर्नल अमेरिकन के रूप में याद किया है। 10 हालांकि सिरैक्यूज जर्नल और सिरैक्यूज संडे अमेरिकन अलग-अलग कार्यदिवस और रविवार थे। कागजात क्रमशः अखबार जल्द ही बंद हो गया और 23 साल की उम्र में साइमन न्यूयॉर्क शहर चला गया। 11 वहां साइमन ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के पास मैनहट्टन के मॉर्निंगसाइड हाइट्स पड़ोस में बोर्डिंग हाउस हेडन हॉल में एक कमरा लिया। न्यूयॉर्क जर्नल अमेरिकन के कला निर्देशक के सुझाव पर उन्होंने पैरामाउंट पिक्चर्स में फ्रीलांस काम की तलाश की और ब्रॉडवे पर पैरामाउंट थिएटर के ऊपर काम करते हुए फिल्म स्टूडियो की प्रचार तस्वीरों को रीटच किया। 12 उन्हें मैकफैडेन प्रकाशन में फ्रीलांस काम भी मिला, जिसमें उन्होंने ट्रू स्टोरी और अन्य पत्रिकाओं के लिए चित्रण भी किया। कुछ समय बाद उनके बॉस कला निर्देशक हर्लान क्रैंडल ने फनीज इंक के प्रमुख लॉयर जैकवेट को साइमन की सिफारिश की, जो उस युग के कॉमिक बुक पैकेजर्स में से एक था, जो नए माध्यम का परीक्षण करने वाले प्रकाशकों को मांग पर कॉमिक्स सामग्री की आपूर्ति करता था। उस दिन साइमन को अपना पहला कॉमिक्स असाइनमेंट 7 पेज का वेस्टर्न प्राप्त हुआ। 13 4 दिन बाद टाइमली कॉमिक्स के प्रकाशक मार्टिन गुरमैन के कहने पर जैकवेट ने साइमन से टाइमली के सफल चरित्र ह्यूमन टॉर्च जैसा एक ज्वलंत सुपरहीरो बनाने के लिए कहा। यहीं से साइमन का पहला कॉमिक बुक हीरो द फियरी मास्क आया। 12 साइमन ने इस दौरान कम से कम एक कहानी पर छद्म नाम ग्रेगरी साइक्स का इस्तेमाल किया, किंग ऑफ द जंगल, जिसमें टाइमली की डेयरिंग मिस्ट्री कॉमिक्स 2 फरवरी 1940 में ट्रोजाक द टाइगर मैन ने अभिनय किया था। 14 साइमन और किर्बी 1974 कॉमिक आर्ट कन्वेंशन कार्यक्रम साइमन के कैप्टन अमेरिका के 1940 के मूल स्केच को दोबारा छापना। इस दौरान साइमन की मुलाकात फॉक्स फीचर सिंडिकेट कॉमिक्स कलाकार जैक किर्बी से हुई, जिनके साथ उनका जल्द ही 1.5 दशक तक चलने वाला ऐतिहासिक सहयोग होगा। 1998 में सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में कॉमिक-कॉन इंटरनेशनल पैनल में बोलते हुए साइमन ने बैठक का विवरण दिया। मेरे पास एक सूट था और जैक ने सोचा कि यह वास्तव में अच्छा है। उन्होंने पहले कभी किसी कॉमिक बुक आर्टिस्ट को सूट पहने नहीं देखा था। मेरे पास सूट होने का कारण यह था कि मेरे पिता एक दर्जी थे। जैक के पिता भी एक दर्जी थे, लेकिन वह पैंट बनाते थे। वैसे भी मैं फ्रीलांस काम कर रहा था और मेरा न्यूयॉर्क में डीसी कॉमिक्स और फॉक्स फीचर सिंडिकेट के कार्यालयों से लगभग 10 ब्लॉक दूर एक छोटा सा कार्यालय था और मैं ब्लू बोल्ट फॉर फनीज इंक पर काम कर रहा था। बेशक मुझे जैक का काम बहुत पसंद आया और जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं क्या देख रहा हूं। उन्होंने पूछा कि क्या हम साथ मिलकर कुछ फ्रीलांस काम कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई और मैं उसे अपने छोटे से कार्यालय में ले गया। हमने ब्लू बोल्ट के दूसरे अंक से काम किया। 15 और अगले 2 दशकों तक एक टीम बने रहे। 2000 के दशक की शुरुआत में डेयरिंग डिस्क शीर्षक से एक अप्रकाशित 5 पृष्ठ साइमन और किर्बी सहयोग के लिए मूल कला सामने आई, जो कि जोड़ी के ब्लू बोल्ट से पहले की हो सकती है। साइमन ने अपनी आत्मकथा द कॉमिक बुक मेकर्स के 2003 के अद्यतन संस्करण में कहानी प्रकाशित की। 16 फॉक्स छोड़ने और पल्प पत्रिका के प्रकाशक मार्टिन गुरमैन की टाइमली कॉमिक्स भविष्य की मार्वल कॉमिक्स में उतरने के बाद, जहां साइमन कंपनी के पहले संपादक बने। 17 साइमन और किर्बी टीम ने मौलिक देशभक्त नायक कैप्टन अमेरिका का निर्माण किया। 18 कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 1 मार्च 1941 दिसंबर 1940 में बिक्री पर जा रहा था। 19 पर्ल हार्बर पर बमबारी से 1 साल पहले, लेकिन पहले से ही नायक को हिटलर के जबड़े में मुक्का मारते हुए दिखाया गया था। 20
लगभग 10 लाख प्रतियां बिकीं। 21 वे अंक 10 के माध्यम से एक टीम के रूप में हिट श्रृंखला पर बने रहे और उद्योग में एक उल्लेखनीय रचनात्मक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। 22 पहला अंक प्रकाशित होने के बाद साइमन ने किर्बी को कंपनी के कला निदेशक के रूप में टाइमली स्टाफ में शामिल होने के लिए कहा। 23 कैप्टन अमेरिका चरित्र की सफलता के बावजूद साइमन को लगा कि गुरमैन जोड़े को मुनाफे का वादा किया गया प्रतिशत नहीं दे रहा है और इसलिए उन्होंने उन दोनों के लिए नेशनल कॉमिक्स 24 जिसे बाद में डीसी कॉमिक्स नाम दिया गया में काम मांगा। साइमन और किर्बी ने एक समझौते पर बातचीत की जिसके तहत उन्हें प्रति सप्ताह संयुक्त रूप से $500 का भुगतान किया जाएगा, जबकि टाइमली में वे क्रमशः $75 और $85 कमाते थे। 25 इस डर से कि अगर गुरमैन को पता चला कि वे नेशनल में जा रहे हैं तो वह उन्हें भुगतान नहीं करेगा, इस जोड़ी ने कंपनी के लिए काम करना जारी रखते हुए सौदे को गुप्त रखा। 26 इस दौरान किसी समय इस जोड़ी ने फॉसेट कॉमिक्स कैप्टन मार्वल एडवेंचर्स 1 1941 का भी निर्माण किया, जो सुपरहीरो एंथोलॉजी वहिज कॉमिक्स के स्टार के रूप में चरित्र के चलने के बाद कैप्टन मार्वल अभिनीत पहली पूर्ण कॉमिक बुक थी। 27 किर्बी और साइमन ने नेशनल में अपना पहला सप्ताह नए पात्रों को तैयार करने में बिताया, जबकि कंपनी इस जोड़ी का सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। 28 संपादक द्वारा सौंपे गए कुछ असफल कार्यों के बाद नेशनल के जैक लिबोविच ने उनसे कहा कि बस वही करें जो आप चाहते हैं। इसके बाद इस जोड़ी ने एडवेंचर कॉमिक्स में सैंडमैन फीचर को नया रूप दिया और सुपरहीरो मैनहंटर बनाया। 29-30 जुलाई 1942 में उन्होंने बॉय कमांडो फीचर शुरू किया। चल रही किड गैंग श्रृंखला बॉय कमांडो, जिसे उसी वर्ष बाद में लॉन्च किया गया, अपने स्वयं के शीर्षक में स्नातक होने वाली टीम की पहली राष्ट्रीय विशेषता थी। 31 इसकी प्रति माह 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकीं, जो नेशनल का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला शीर्षक बन गया। 32 उन्होंने स्टार स्पैंगल्ड कॉमिक्स में होमफ्रंट किडगैंग टीम न्यूज बॉय लीजन के साथ भी सफलता हासिल की। 33 2010 में डीसी कॉमिक्स के लेखक और कार्यकारी पॉल लेविच ने कहा कि जेरी सीगल और जो शस्टर की तरह जो साइमन और जैक किर्बी की रचनात्मक टीम गुणवत्ता का प्रतीक और एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड थी। 34 टाइटन बुक्स की साइमन और किर्बी श्रृंखला के हार्डकोर संग्रहों के कला पुनर्स्थापक है एरी मेंड्रिक का मानना है कि साइमन ने इस दौरान कम से कम 2 कवरों पर छद्म नाम ग्लेवेन का इस्तेमाल किया। हार्वे कॉमिक्स की स्पीड कॉमिक्स 22 और चैंप कॉमिक्स 22 दोनों सितंबर 1942। 35 हालांकि ग्रैंड कॉमिक्स डेटाबेस स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं करता है। 36 मेंड्रिक का यह भी मानना है कि किर्बी और साइमन दोनों ने 1942 की कुछ अन्य हार्वे कॉमिक्स में छद्म नाम जॉन हेनरी का इस्तेमाल किया था। 37 जैसा कि अमेरिकन कॉमिक बुक्स 1929 से 1999 में हूजहू में किया गया है। 38 साइमन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी तटरक्षक बल में भर्ती हुए। 39 उन्होंने अपनी 1990 की आत्मकथा में कहा कि उन्हें पहली बार बुनियादी प्रशिक्षण के लिए बाल्टीमोर, मैरीलैंड के पास बूट कैंप में भेजे जाने से पहले 1 साल के लिए बार्नेगेट, न्यू जर्सी के लॉन्ग बीच आइलैंड में माउंटेड बीच पेट्रोलिंग के लिए नियुक्त किया गया था। 40 इसके बाद उन्होंने वाशिंगटन, डीसी में कॉम्बैट आर्ट कोर, जो तटरक्षक जन सूचना प्रभाग का हिस्सा है, में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया। वह 1944 में वहां तैनात थे जब उनकी मुलाकात न्यूयॉर्क पोस्ट के खेल स्तंभकार मिल्ट ग्रॉस से हुई, जो तटरक्षक जनसंपर्क इकाई में थे और दोनों नागरिक आवास में रूममेट बन गए। 41 कोस्ट गार्ड को प्रचारित करने के अपने यूनिट के मिशन के अनुसार साइमन ने एक सच्चे जीवन कोस्ट गार्ड कॉमिक बुक बनाई, जिसे डीसी ने प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके बाद ट्रू कॉमिक्स शीर्षक के तहत संडे अखबार कॉमिक्स अनुभागों में पेरेंट्स पत्रिका द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सिंडिकेटेड संस्करण प्रकाशित किए गए। इसके चलते उन्हें तटरक्षक बल में भर्ती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कॉमिक बुक बनाने का काम सौंपा गया। अपने लेखक सहयोगी के रूप में ग्रॉस के साथ साइमन ने एडवेंचर इज माई करियर का निर्माण किया, जिसे न्यूज स्टैंड पर बिक्री के लिए स्ट्रीट और स्मिथ प्रकाशन द्वारा वितरित किया गया। 42 अपनी छुट्टी के बाद न्यूयॉर्क शहर लौटकर साइमन ने हार्वे कॉमिक्स के अल हार्वे के सचिव हैरियट फेल्डमैन से शादी की। 43 सिमंस और अब विवाहित किर्बी और उनकी पत्नी और पहला बच्चा लॉन्ग आइलैंड पर माइनोला, न्यूयॉर्क में ब्राउन स्ट्रीट पर एक दूसरे के विपरीत घरों में चले गए, जहां साइमन और किर्बी प्रत्येक ने एक होम स्टूडियो से काम किया। क्रेस्टवुड, काला जादू और रोमांस कॉमिक्स
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जैसे ही सुपरहीरो कॉमिक्स की लोकप्रियता कम हुई, साइमन और किर्बी ने कई शैलियों में विभिन्न प्रकार की कहानियां बनाना शुरू कर दिया। क्रेस्टवुड पब्लिकेशंस के साथ साझेदारी में उन्होंने इम्प्रिंट प्राइज ग्रुप विकसित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बॉयज रेंज प्रकाशित किया और एक प्रारंभिक हॉरर कॉमिक, वायुमंडलीय और गैररंजित श्रृंखला ब्लैक मैजिक लॉन्च की। टीम ने अपराध और हास्य कॉमिक्स का भी निर्माण किया और उन्हें पहला रोमांस कॉमिक्स शीर्षक यंग रोमांस प्रकाशित करने का श्रेय भी दिया गया, जिसने एक सफल चलन शुरू किया। 45 क्रेस्टवुड सेल्समैन के आग्रह पर किर्बी और साइमन ने 1953 के अंत में या 1954 की शुरुआत में 1860 ब्रॉडवे में अपने मित्र अल हार्वे के हार्वे प्रकाशन से जगह लेकर अपनी खुद की कॉमिक्स कंपनी मेनलाइन पब्लिकेशन 46-47 लॉन्च की। 7 मेनलाइन ने 4 शीर्षक प्रकाशित किए, द वेस्टर्न बुल्साई, वेस्टर्न स्काउट, युद्ध कॉमिक्स फॉक्स होल। चूंकि ईसी कॉमिक्स और एटलस कॉमिक्स को युद्ध कॉमिक्स के साथ सफलता मिल रही थी, लेकिन उन्हें वास्तविक दिग्गजों द्वारा लिखित और तैयार किए जाने के रूप में प्रचारित किया जा रहा था। इन लव, उनके पहले रोमांस कॉमिक यंग लव के बाद से अभी भी व्यापक रूप से नकल की जा रही थी, और अपराध कॉमिक पुलिस ट्रैप, जो कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा वास्तविक खातों पर आधारित होने का दावा करती है। कड़वी बात यह है कि टाइमली कॉमिक्स की 1950 के दशक की पुनरावृत्ति, एटलस कॉमिक्स ने 1954 में एक नई श्रृंखला में कैप्टन अमेरिका को फिर से लॉन्च किया था। किर्बी और साइमन ने फाइटिंग अमेरिकन बनाई थी। साइमन ने याद करते हुए कहा, हमने सोचा कि हम उन्हें दिखाएंगे कि कैप्टन अमेरिका कैसे करना है। 48 जबकि कॉमिक बुक में शुरू में नायक को कम्युनिस्ट विरोधी नाटकीय नायक के रूप में चित्रित किया गया था, सेना मैककार्थी की सुनवाई और रेड के खिलाफ सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बाद साइमन और किर्बी ने दूसरे अंक के साथ श्रृंखला को सुपरहीरो व्यंग्य में बदल दिया। अमेरिकी सीनेटर जोसेफ मैककार्थी की आलोचना। 46 यह साझेदारी 1955 में कॉमिक बुक उद्योग के स्वलगाए गए सेंसरशिप, नकारात्मक प्रचार और बिक्री में गिरावट के कारण समाप्त हो गई। साइमन अन्य काम करना चाहता था और मैं कॉमिक्स से जुड़ा रहा, किर्बी ने 1971 में याद किया। यह ठीक था। साझेदारी जारी रखने का कोई कारण नहीं था और हम दोस्त बन गए। 49 साइमन ने मुख्य रूप से विज्ञापन और व्यावसायिक कला की ओर रुख किया, जबकि कभी-कभी कॉमिक्स में भी वापस आ गए। साइमन और किर्बी टीम 1959 में थोड़े समय के लिए फिर से एकजुट हुई, जब साइमन ने आर्ची कॉमिक्स के लिए कला पर लेखन और सहयोग किया, जहां दोनों ने 2 अंकों वाले द डबल लाइफ ऑफ प्राइवेट स्ट्रॉन्ग जून से अगस्त 1959 में सुपरहीरो द शील्ड को अपडेट किया, और साइमन ने बनाया सुपरहीरो द फ्लाई। 50 उन्होंने द एडवेंचर्स ऑफ द फ्लाई अगस्त से सितंबर 1959 के पहले 2 मुद्दों पर सहयोग किया, और साइमन और अल विलियमसन, जैक डेविस और कार्ल बर्गोस सहित अन्य कलाकारों ने साइमन से पहले 4 मुद्दों पर काम किया। व्यावसायिक कला में काम करने के लिए आगे बढ़े। 51 कॉमिक्स का रजत युग और बाद में 1960 के दशक के दौरान साइमन ने विज्ञापन एजेंसी बर्स्टीन और न्यूमैन के लिए प्रचार कॉमिक्स का निर्माण किया। 1964 से 1967 तक बर्स्टीन, फिलिप्स और न्यूमैन के कला निर्देशक बने। 52 साथ ही 1960 में उन्होंने व्यंग्य पत्रिका सिक की स्थापना की, जो मैड पत्रिका की प्रतिस्पर्धी थी, और 1 दशक से अधिक समय तक इसके लिए सामग्री का संपादन और उत्पादन किया। 53 इस अवधि के दौरान, जिसे प्रशंसकों और इतिहासकारों द्वारा कॉमिक पुस्तकों के रजत युग के रूप में जाना जाता है, साइमन और किर्बी ने 1966 में हार्वे कॉमिक्स के लिए फिर से टीम बनाई। एक एकल अंक, अक्टूबर 1966 के लिए फाइटिंग अमेरिकन को अपडेट किया। मालिक, पैकेजर और संपादक के रूप में साइमन ने अनर्थली स्पेक्टाकुलर्स 1-3, अक्टूबर 1965, मार्च 1967 और डबलडेयर एडवेंचर्स 1-2, दिसंबर 1966, मार्च 1967 के साथ हार्वे की मूल सुपरहीरो लाइन को लॉन्च करने में भी मदद की, जिनमें से बाद वाले ने प्रभावशाली लेखक कलाकार जिम स्टरांको को कॉमिक्स से परिचित कराया। 54 1968 में साइमन ने 2 अंक वाली डीसी कॉमिक्स श्रृंखला ब्रदर पावर द गीक बनाई, जो जीवन की झलक देने वाले एक पुतले के बारे में है, जो 1960 के दशक की हिप्पी संस्कृति के माध्यम से दार्शनिक रूप से घूमता है। 55 सुपरमैन के संपादक मोर्ट वेजिंगर ने 1960 के दशक के हिप्पी उपसंस्कृति के प्रति एक स्वीकृत नापसंदगी रखी और महसूस किया कि साइमन ने उन्हें बहुत सहानुभूतिपूर्वक चित्रित किया, जिससे शीर्षक को शीघ्र समाप्त करने में मदद मिली। 56 साइमन और कलाकार जेरी ग्रांडेनेटी ने तब अमेरिका के पहले किशोरायु राष्ट्रपति के बारे में डीसी के 4 अंक वाले प्रेज, सितंबर 1973,
मार्च 1974 का निर्माण किया। 54, 57 और 3 अंक वाले चैंपियन स्पोर्ट्स नवंबर 1973 मार्च का निर्माण किया। 1974, 54 उसी वर्ष साइमन यंग रोमांस और यंग लव के संपादक के रूप में रोमांस शैली में लौट आए और ब्लैक मैजिक पुनर्मुद्रण श्रृंखला का निरीक्षण किया। 58 उस वर्ष के अंत में साइमन और किर्बी ने आखिरी बार टीम बनाई, जिसमें साइमन ने सैंडमैन के 6 अंक वाले नए अवतार का पहला अंक विंटर 1974 लिखा। 59 इसके बाद साइमन और ग्रांडेनेटी ने ग्रीन टीम बनाई। डीसी एंथोलॉजी श्रृंखला प्रथम अंक विशेष 2 मई 1975 में बॉय मिलियनेयर्स 60 और प्रथम अंक विशेष 10 जनवरी 1976 में अजीब आउटसाइडर्स। 54 1999 में कॉपीराइट समाप्ति के कारण जो साइमन ने फ्लाई के अधिकार पुनः प्राप्त कर लिए। 61 21वीं सदी 2000 के दशक में साइमन ने अपने शुरुआती कॉमिक बुक कवर की पेंटिंग और मार्केटिंग की ओर रुख किया। वह 2007 में मार्वल कॉमिक्स की कैप्टन अमेरिका वॉल्यूम में कैप्टन अमेरिका की मौत की घोषणा के जवाब में विभिन्न समाचार मीडिया में दिखाई दिए। 25 मार्च 2007 बताते हुए उसके जाने का समय बहुत कठिन है, हमें वास्तव में अब उसकी जरूरत है। 63 जिम साइमन द्वारा निर्मित शील्ड मास्टर 1998 नामक अवधारणा के लिए जो साइमन ने प्रोटोटाइप कला प्रदान की, जो के बेटे जिम के निर्देशन में शील्ड मास्टर को कॉमिक पुस्तकों फ्यूचुरा और एट्रेंजेस एवेंचर्स में भी प्रकाशित किया गया था। फ्यूचर रेट्रो एंटरटेनमेंट द्वारा 2015 में एक ग्राफिक उपन्यास प्रारूप शील्ड मास्टर प्रकाशित किया गया था। शील्ड मास्टर कॉमिक्स को जिम के बेटे जेसी साइमन द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। साइमन सुपरहीरोज ए नेवरएंडिंग बैटल में साक्षात्कार के विषयों में से एक है, जो लिव श्रेबर द्वारा सुनाई गई 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, जिसका अक्टूबर 2013 में पीबीएस पर मरणोपरांत प्रीमियर हुआ था। 64 साइमन के पोते पोतियों ने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर के लॉस एंजल्स प्रीमियर में भाग लिया और जब चरित्र के निर्माता के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई तो उन्होंने रेड कारपेट से साइमन को फोन किया। 65 व्यक्तिगत जीवन साइमन की शादी है एरियट फेल्डमैन से हुई थी। 43 जिसके साथ वह लॉन्ग आइलैंड पर माइनोला, न्यूयॉर्क में ब्राउन स्ट्रीट पर रहता था। 44 सिमंस के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। 66 साइमन का संक्षिप्त बीमारी के बाद 98 वर्ष की आयु में 14 दिसंबर 2011 को न्यूयॉर्क शहर में निधन हो गया। 66, 67, 68 मार्वल कॉमिक्स ने एवेंजिंग स्पाइडरमैन 5 साइमन को समर्पित किया। 69 पुरस्कार इंकपॉट पुरस्कार 1998 70 विल आइजनर कॉमिक बुक हॉल ऑफ फेम 1999 71 इंकवेल अवार्ड्स जो सिनोट हॉल ऑफ फेम 2014 72 जैक किर्बी 1 जन्म जैकब कर्जबर्ग 28 अगस्त 1917 6 फरवरी 1994 एक अमेरिकी कॉमिक बुक कलाकार थे जिन्हें व्यापक रूप से माध्यम के प्रमुख नवप्रवर्तकों और इसके सबसे विपुल और प्रभावशाली रचनाकारों में से एक माना जाता है। वह न्यूयॉर्क शहर में पले बढ़े और कॉमिक स्ट्रिप्स और संपादकीय कार्टून से पात्रों का पता लगाकर कार्टून आकृतियां बनाना सीखा। उन्होंने 1930 के दशक में उभरते कॉमिक्स उद्योग में प्रवेश किया। जैक किर्बी पर बसने से पहले जैक कर्टिस सहित विभिन्न उपनामों के तहत विभिन्न कॉमिक्स फीचर तैयार किए। 1940 में उन्होंने और लेखक संपादक जो साइमन ने टाइमली कॉमिक्स के लिए अत्यधिक सफल सुपरहीरो चरित्र कैप्टन अमेरिका का निर्माण किया, जो मार्वल कॉमिक्स का पूर्ववर्ती था। 1940 के दशक के दौरान किर्बी ने नियमित रूप से साइमन के साथ मिलकर उस कंपनी और नेशनल कॉमिक्स प्रकाशन के लिए कई पात्रों का निर्माण किया, जो बाद में डीसी कॉमिक्स बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपीय थिएटर में सेवा देने के बाद किर्बी ने डीसी कॉमिक्स, हार्वे कॉमिक्स, हिलमैन पीरियोडिकल्स और अन्य प्रकाशकों के लिए काम किया। क्रेस्टवुड पब्लिकेशन में उन्होंने और साइमन ने रोमांस कॉमिक्स की शैली बनाई और बाद में अपनी खुद की अल्पकालिक कॉमिक कंपनी मेनलाइन पब्लिकेशन की स्थापना की। किर्बी टाइमली की 1950 के दशक की पुनरावृत्ति एटलस कॉमिक्स में शामिल थी, जो अगले दशक में मार्वल बन गई। वहां 1960 के दशक में किर्बी ने कंपनी के कई प्रमुख पात्रों को सहनिर्मित किया, जिनमें एंटमैन, एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर, फैंटास्टिक फोर, हल्क, आयरन मैन, सिल्वर सर्फर, थोर और एक्समैन शामिल थे। कई दूसरे किर्बी के शीर्षकों ने उच्च बिक्री और आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की,
लेकिन 1970 में यह महसूस करते हुए कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था, मुख्य रूप से लेखकत्व क्रेडिट और रचनाकारों के अधिकारों के दायरे में, किर्बी ने प्रतिद्वंद्वी डीसी के लिए कंपनी छोड़ दी। डीसी में किर्बी ने अपनी चौथी विश्व गाथा बनाई जिसमें कई कॉमिक्स शीर्षक शामिल थे। हालांकि ये श्रृंखलाएं व्यावसायिक रूप से असफल साबित हुईं और रद्द कर दी गईं, चौथी दुनिया के नए देवता डीसी यूनिवर्स के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जारी रहे। किर्बी 1970 के दशक के मध्य से अंत तक कुछ समय के लिए मार्वल में लौट आए, फिर टेलीविजन एनिमेशन और स्वतंत्र कॉमिक्स में कदम रखा। अपने बाद के वर्षों में किर्बी, जिन्हें कॉमिक्स का विलियम ब्लेक कहा जाता है, को अपने करियर की उपलब्धियों के लिए मुख्यधारा के प्रेस में बड़ी पहचान मिलनी शुरू हुई और 1987 में वह विल आइजनर के 3 उद्घाटनकर्ताओं में से एक थे। कॉमिक बुक हॉल ऑफ फेम 2017 में किर्बी को न केवल प्रकाशन के क्षेत्र में उनकी रचनाओं के लिए मरणोपरांत डिज्नी लीजेंड नामित किया गया था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन रचनाओं ने द वॉल्ट डिज्नी कंपनी की वित्तीय और गंभीर रूप से सफल मीडिया फ्रेंचाइजी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का आधार बनाया था। किर्बी की शादी 1942 में रोजालिंड गोल्डस्टीन से हुई थी। उनके 4 बच्चे थे और 1994 में 76 साल की उम्र में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु होने तक वे शादीशुदा रहे। जैक किर्बी पुरस्कार और जैक किर्बी हॉल ऑफ फेम उनके सम्मान में नामित किए गए थे और वह हैं माध्यम में उनके कई प्रभावशाली योगदानों के लिए कॉमिक्स प्रशंसकों के बीच उन्हें द किंग के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन 1917 से 1935। जैक किर्बी का जन्म 28 अगस्त 1917 को न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन के लोअर ईस्ट साइड पर 147 एसेक्स स्ट्रीट पर जैकब कर्जबर्ग के रूप में हुआ था। वह वहीं बड़ा हुआ। 3. उनके माता-पिता रोज बर्नस्टीन और बेंजामिन कर्जबर्ग 3 ऑस्ट्रिया यहूदी अप्रवासी थे और उनके पिता एक कपड़ा फैक्ट्री कर्मचारी के रूप में जीविकोपार्जन करते थे। 4. किर्बी न्यूयॉर्क शहर के लोअर ईस्ट साइड पड़ोस में पले बढ़े। उनके करीबी दोस्तों में लियोन क्लिंगहोफर थे, जो उसी पड़ोस में पले बढ़े थे और जिनकी 1985 में फिलिस्तीनी लिबरेशन फ्रंट के अपहर्ताओं द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और क्रूज जहाज अकिल लौरो से जहाज पर फेंक दिया गया था। 5. 6. अपनी युवावस्था में किर्बी अपने पड़ोस से भागना चाहता था। उन्हें चित्रकारी करना पसंद था और वे ऐसी जगहें तलाशते थे जहां वे कला के बारे में और अधिक सीख सकें। 7. अनिवार्य रूप से स्वसिखाया गया। 8. किर्बी ने अपने प्रभाव में कॉमिक स्ट्रिप कलाकारों मिल्टन कैनिफ, एल फोस्टर और एलेक्स रेमंड के साथ साथ C.H. साइक्स, डिंग, डार्लिंग और रोलिन किर्बी जैसे संपादकीय कार्टूनिस्टों का हवाला दिया। 8. किर्बी के अनुसार उन्हें एजुकेशनल एलायंस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने लकड़ी के कोयले से बहुत तेजी से चित्र बनाए। बाद में उन्हें ईस्ट 3 स्ट्रीट पर एक लघु शहर बॉयज ब्रदरहुड रिपब्लिक के अखबार के लिए कार्टून बनाकर अपने कौशल का एक आउटलेट मिला, जहां सड़क पर रहने वाले बच्चे अपनी सरकार चलाते थे। 9. 14 साल की उम्र में किर्बी ने ब्रुकलिन के प्रैट इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और 1 हफ्ते बाद वहां से चले गए। मैं उस तरह का छात्र नहीं था जिसकी प्रैट को तलाश थी। वे ऐसे लोग चाहते थे जो किसी चीज पर हमेशा काम करते रहें। मैं किसी प्रोजेक्ट पर हमेशा काम नहीं करना चाहता था। मेरा इरादा काम पूरा करने का था। 10. कैरियर कॉमिक्स में प्रवेश 1936 से 1940। कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 1 कवर दिनांकित मार्च 1941, किर्बी और जो साइमन द्वारा कवर कला। किर्बी 1936 में लिंकन न्यूज़पेपर सिंडिकेट में शामिल हो गए। उन्होंने वहां अखबार की कॉमिक स्ट्रिप्स और योर हेल्थ कम्स फर्स्ट जैसे सिंगल पैनल सलाह कार्टून पर काम किया। छद्म नाम जैक कर्टिस के तहत वह 1939 के अंत तक वहीं रहे, जब उन्होंने 1935 में उसी समय पोपेय कार्टूनों पर एक इनबिटवीनर, एक कलाकार जो प्रमुख आंदोलन फ्रेमों के बीच कार्रवाई भरता है, के रूप में नाटकीय एनिमेशन कंपनी फ्लीचर स्टूडियो के लिए काम करना शुरू किया। उन्होंने स्टूडियो से पहले ही छोड़ दिया था 1937 में फ्लीशर की हड़ताल। 11. मैं लिंकन से फ्लीशर तक गया, उन्होंने याद किया। फ्लिशर से मुझे जल्दी से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि मैं उस तरह की चीज नहीं ले सकता था। इसे एक तरह से मेरे पिता की फैक्ट्री की तरह एक फैक्ट्री के रूप में वर्णित किया गया। वे चित्र बना रहे थे। 12. उस समय के आसपास अमेरिकी कॉमिक बुक उद्योग फल फूल रहा था। किर्बी ने कॉमिक बुक पैकेजर आइजनर एंड इगर के लिए लिखना और ड्राइंग करना शुरू किया, जो प्रकाशकों की मांग पर कॉमिक्स बनाने वाली मुट्ठी भर कंपनियों में से एक थी। उस कंपनी के माध्यम से किर्बी ने वह किया जो उन्हें वाइल्ड बॉय मैगजीन के लिए अपने पहले कॉमिक बुक काम के रूप में याद है। 13.
इसमें साइंस फिक्शन एडवेंचर द डायरी ऑफ डॉ हेवर्ड छद्म नाम कर्ट डेविस के तहत वेस्टर्न क्राइम फाइटर फीचर विल्टन ऑफ द वेस्ट फ्रेड सैंडे के रूप में स्वाशबकलर एडवेंचर द काउंट जैसी स्ट्रिप्स शामिल थीं। मोंटे क्रिस्टो का फिर से जैक कर्टिस के रूप में और हास्य में अब्दुल जोन्स टेड ग्रे के रूप में और सोको द सी डॉग टेडी के रूप में शामिल हैं। सभी अलग अलग जंबो कॉमिक्स और अन्य आइजनरिगर ग्राहकों के लिए हैं। 14 उन्होंने पहली बार ईस्टर्न कलर प्रिंटिंग के फेमस फनीज 63-64 अक्टूबर से नवंबर 1939 में 2 लोन राइडर पश्चिमी कहानियों में छद्म नाम लांस किर्बी के रूप में उपनाम किर्बी का इस्तेमाल किया। 14 अंततः उन्होंने जैक किर्बी उपनाम अपना लिया क्योंकि यह उन्हें अभिनेता जेम्स कॉग्नी की याद दिलाता था। हालांकि उन्होंने उन लोगों पर आपत्ति जताई जिन्होंने सुझाव दिया था कि उन्होंने अपनी यहूदी विरासत को छिपाने के लिए अपना नाम बदल लिया है। 15 जो साइमन के साथ साझेदारी किर्बी कॉमिक बुक प्रकाशक और समाचार पत्र सिंडिकेटर फॉक्स फीचर सिंडिकेट में चले गए और उस समय उचित 15 प्रति सप्ताह वेतन अर्जित किया। उन्होंने जनवरी से मार्च 1940 तक प्रकाशित कॉमिक स्ट्रिप द ब्लू बीटल के साथ सुपरहीरो कथा का पता लगाना शुरू किया, जिसमें छद्म नाम चार्ल्स निकोलस द्वारा बनाया गया एक चरित्र था जिसे किर्बी ने 3 महीने की स्ट्रिप के लिए बरकरार रखा था। इस दौरान किर्बी की मुलाकात कार्टूनिस्ट और फॉक्स संपादक जो साइमन से हुई, जिन्होंने अपने स्टाफ के काम के अलावा स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखा। साइमन ने 1988 में याद करते हुए कहा, मुझे जैक का काम बहुत पसंद आया और जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं क्या देख रहा हूं। उसने पूछा कि क्या हम साथ मिलकर कुछ फ्रीलांस काम कर सकते हैं। मुझे खुशी हुई और मैं उसे अपने छोटे से कार्यालय में ले गया। हमने ब्लू बोल्ट के दूसरे अंक से लेकर लगभग 25 वर्षों तक काम किया। 16 फॉक्स छोड़ने और फॉसेट कॉमिक्स के कैप्टन मार्वल एडवेंचर्स मार्च 1941 के प्रीमियर अंक पर सहयोग करने के बाद 17 पहले पेश किए गए सुपरहीरो के लिए पहला एकल शीर्षक और जिसके लिए किर्बी को निर्माता सीसी बेक की ड्राइंग की नकल करने के लिए कहा गया था। शैली 18 इन दोनों को पल्प पत्रिका प्रकाशक मार्टिन गुरमैन की टाइमली कॉमिक्स बाद में मार्वल कॉमिक्स बन गई में कर्मचारियों पर काम पर रखा गया था। वहां साइमन और किर्बी ने 1940 के अंत में देशभक्त सुपरहीरो कैप्टन अमेरिका का निर्माण किया। 19 साइमन, जो किर्बी के साथ कला निर्देशक के रूप में कंपनी के संपादक बने, ने कहा कि उन्होंने दोनों को फीचर से लाभ का 25% देने के लिए गुरमैन के साथ बातचीत की। 20 1941 की शुरुआत में जारी कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स का पहला अंक 21 कुछ ही दिनों में बिक गया और दूसरे अंक का प्रिंट रन 10 लाख से अधिक प्रतियों में निर्धारित किया गया था। शीर्षक की सफलता ने टीम को उद्योग में एक उल्लेखनीय रचनात्मक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 22 पहला अंक प्रकाशित होने के बाद साइमन ने किर्बी को कंपनी के कला निदेशक के रूप में टाइमली स्टाफ में शामिल होने के लिए कहा। 23 कैप्टन अमेरिका चरित्र की सफलता के साथ साइमन ने कहा कि उन्हें लगा कि गुरमैन जोड़े को मुनाफे का वादा किया गया प्रतिशत नहीं दे रहा था और इसलिए उन्होंने नेशनल कॉमिक्स पब्लिकेशन, बाद में इसका नाम बदलकर डीसी कॉमिक्स, में उन दोनों के लिए काम मांगा। 20 किर्बी और साइमन ने एक समझौते पर बातचीत की जिसके तहत उन्हें प्रति सप्ताह संयुक्त रूप से $500 का भुगतान किया जाएगा, जबकि टाइमली में वे क्रमशः $75 और $85 कमाते थे। 24 इस जोड़ी को डर था कि अगर गुरमैन को पता चला कि वे नेशनल में जा रहे हैं तो वह उन्हें भुगतान नहीं करेगा, लेकिन कई लोगों को उनकी योजना के बारे में पता था, जिसमें टाइमली के संपादकीय सहायक स्टेन ली भी शामिल थे। जब गुरमैन को अंततः इसका पता चला तो उन्होंने साइमन और किर्बी को कैप्टन अमेरिका कॉमिक्स 10 पर काम खत्म करने के बाद चले जाने के लिए कहा। 25 किर्बी को इस बात पर गहरा यकीन था कि ली ने ही उन्हें धोखा दिया था, जबकि साइमन की उसे संदेह का लाभ देने की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया था। 26 किर्बी और साइमन ने नेशनल में अपना पहला सप्ताह नए पात्रों को तैयार करने में बिताया, जबकि कंपनी इस जोड़ी का सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश कर रही थी। 27 संपादक द्वारा सौंपे गए कुछ असफल कार्यों के बाद नेशनल के जैक लिबोविच ने उनसे कहा कि बस वही करें जो आप चाहते हैं। इसके बाद इस जोड़ी ने एडवेंचर कॉमिक्स में सैंडमैन फीचर को नया रूप दिया और सुपरहीरो मैनहंटर बनाया। 28-29 जुलाई 1942 में उन्होंने बॉय कमांडो फीचर शुरू किया। उसी नाम से चल रही किड गैंग श्रृंखला, जिसे उसी वर्ष बाद में लॉन्च किया गया, रचनात्मक टीम की पहली राष्ट्रीय विशेषता थी जो अपने स्वयं के शीर्षक में स्नातक हुई। 30
इसकी प्रति माह 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकीं, जो नेशनल का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला शीर्षक बन गया। 31 उन्होंने होमफ्रंट किरगैंग टीम न्यूज़बॉय लीजन के साथ स्टार स्पैंगल्ड कॉमिक्स में धूम मचाई। 32 2010 में डीसी कॉमिक्स के लेखक और कार्यकारी पॉल लेविच ने कहा कि जेरी सीगल और जो शस्टर की तरह, जो साइमन और जैक किर्बी की रचनात्मक टीम गुणवत्ता का प्रतीक और एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड थी। 33 द्वितीय विश्व युद्ध 1943 से 1945। 1950 के दशक के मध्य में किर्बी ने पूर्व टाइमली कॉमिक्स में अस्थायी वापसी की, जिसे अब एटलस कॉमिक्स के रूप में जाना जाता है, जो मार्वल कॉमिक्स का प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती है। इंकर फ्रैंक ग्याकोया ने काम के लिए मुख्य संपादक स्टेन ली से संपर्क किया था और सुझाव दिया था कि वह किर्बी को कुछ चीजें पेंसिल करने के लिए यहां वापस ला सकते हैं। 52 नेशनल कॉमिक्स प्रकाशन भविष्य की डीसी कॉमिक्स के लिए फ्रीलांसिंग करते हुए किर्बी ने एटलस के लिए 20 कहानियां बनाईं। 1956 से 1957 बैटलग्राउंड 14 नवंबर 1956 में 5 पन्नों के माइन फील्ड से शुरुआत करते हुए किर्बी ने अपनी पत्नी रोज के साथ कलमबद्ध किया और कुछ मामलों में पश्चिमी नायक ब्लैक राइडर फू की कहानियां लिखीं, मांचू जैसा पीला पंजा और भी बहुत कुछ। 1453 लेकिन 1957 में वितरण समस्याओं के कारण एटलस विस्फोट हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कई श्रृंखलाएं हटा दी गईं और अगले वर्ष किर्बी वापस आ गई नवजात मार्वल। उस समय के आसपास डीसी के लिए किर्बी ने शोकेस 6 फरवरी 1957 में लेखकों डिक और डेव वुड के साथ गैरमहाशक्तिशाली साहसी चौकड़ी चैलेंजर्स ऑफ द अननोन का सहनिर्माण किया। 54 और हाउस ऑफ मिस्ट्री जैसे संकलन में योगदान दिया। 14 डीसी के लिए 30 महीने की फ्रीलांसिंग के दौरान किर्बी ने 600 से कुछ अधिक पेज बनाए, जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉमिक्स और एडवेंचर कॉमिक्स में 11 6 पेज की ग्रीन एरो कहानियां शामिल थीं, जिन्हें किर्बी ने खुद ही तैयार किया था। 55 किर्बी ने तीरंदाज को एक विज्ञान कल्पना नायक के रूप में फिर से स्थापित किया, उसे उसकी बैटमैन फॉर्मूला जड़ों से दूर कर दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में ग्रीन एरो के सहनिर्माता मोर्ट वेंजर को अलग कर दिया। 56 उन्होंने स्काई मास्टर्स ऑफ द स्पेस फोर्स, एक अखबार की कॉमिक स्ट्रिप बनाना शुरू किया, जो वुड बंधुओं द्वारा लिखी गई थी और शुरुआत में असंबंधित वैली वुड द्वारा लिखी गई थी। 57 किर्बी ने बड़े पैमाने पर एक अनुबंध संबंधी विवाद के कारण राष्ट्रीय कॉमिक्स प्रकाशन छोड़ दिया, जिसमें संपादक जैक शिफ, जो किर्बी और वुड भाइयों को स्काई मास्टर्स अनुबंध दिलाने में शामिल थे, ने दावा किया कि वह स्ट्रिप के मुनाफे में किर्बी के हिस्से से रॉयल्टी का भुगतान कर रहे थे। शिफ ने किर्बी पर सफलतापूर्वक मुकदमा दायर किया। 58 कुछ डीसी संपादकों ने कला विवरण को लेकर उनकी आलोचना की थी, जैसे कि घुड़सवार के जूते पर जूते के फीते नहीं बनाना और एक मूल अमेरिकी को अपने घोड़े को गलत दिशा से चढ़ते हुए दिखाना। 59 रजत युग में मार्वल कॉमिक्स 1958 से 1970। कई महीनों बाद डीसी से अलग होने के बाद किर्बी ने स्टैन ली, टाइमली प्रकाशक मार्टिन गुरमैन की पत्नी के चचेरे भाई, के बारे में नकारात्मक भावनाएं रखने के बावजूद एटलस के लिए नियमित रूप से फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, जिसे किर्बी ने अपने उपरोक्त विश्वासघात के कारण हमेशा परेशान पाया था, जिस पर उसे संदेह था। 1940 का दशक। खराब पृष्ठ दरों के कारण किर्बी घर पर अपनी ड्राइंग टेबल पर प्रतिदिन 12 से 14 घंटे बिताते थे और प्रतिदिन 4 से 5 पृष्ठों की कलाकृति तैयार करते थे। 60 एटलस में उनका पहला प्रकाशित काम स्ट्रेंज वर्ल्ड्स 1 दिसंबर 1958 में 7 पन्नों की कहानी आई डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ द फ्लाइंग सॉसर्स का कवर था। शुरुआत में क्रिस्टोफर रूल को अपने नियमित कलाकार के रूप में और बाद में डिक एयर्स के साथ, किर्बी ने रोमांस कॉमिक्स से लेकर युद्ध कॉमिक्स से लेकर अपराध कॉमिक्स से लेकर पश्चिमी कॉमिक्स तक सभी शैलियों में काम किया, लेकिन मुख्य रूप से अलौकिक कल्पना और विज्ञान कथा कहानियों की एक श्रृंखला के साथ अपनी पहचान बनाई। ग्रूट, द थिंग फ्रॉम प्लैनेट एक्स जैसे नाम वाले विशाल ड्राइव इन मूवी शैली के राक्षस। 61 ग्रोट 2 कीड़ों का राजा। 62 और कंपनी की कई संकलन श्रृंखलाओं के लिए फिन फैंग फूम जैसे अमेजिंग एडवेंचर्स, स्ट्रेंज टेल्स, टेल्स टू एस्टोनिश, टेल्स ऑफ सस्पेंस और वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। 14 शक्तिशाली अलौकिक प्राणियों के उनके विचित्र डिजाइन पाठकों के बीच हिट साबित हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस समय के आसपास आर्ची कॉमिक्स के लिए फ्रीलांसिंग की, द फ्लाई 63 और द डबल लाइफ ऑफ प्राइवेट स्ट्रॉन्ग श्रृंखला को विकसित करने में मदद करने के लिए जो साइमन के साथ संक्षेप में पुनर्मिलन किया। 64 इसके अतिरिक्त किर्बी ने क्लासिक्स इलस्ट्रेटेड के कुछ अंक निकाले। 14
मार्वल में किर्बी ने सुपरहीरो कॉमिक्स में एक बार फिर अपनी प्रगति की, जिसकी शुरुआत द फैंटास्टिक फॉर 1 नवंबर 1961 से हुई। 1465, जिसे कुछ लोगों ने देखा है, किर्बी के चैलेंजर्स ऑफ द अननोन के कई तत्वों को साझा करता है। 66, ऐतिहासिक श्रृंखला एक हिट बन गई जिसने अपने तुलनात्मक प्रकृतिवाद के साथ उद्योग में क्रांति ला दी और अंततः किर्बी की प्रतीत होने वाली असीमित कल्पना द्वारा सूचित एक लौकिक दायरा, जो 1960 के दशक की चेतनाविस्तारित युवा संस्कृति के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। 67-68, लगभग एक दशक तक किर्बी ने मार्वल की घरेलू शैली प्रदान की, कई मार्वल पात्रों का निर्माण किया और उनके दृश्य रूपांकनों को डिजाइन किया। प्रधान संपादक के अनुरोध पर वह अक्सर नए से मार्वल कलाकारों को ब्रेकडाउन लेआउट प्रदान करते थे, जिस पर वे मार्वल लुक से परिचित होने के लिए पेंसिल लगाते थे। जैसा कि कलाकार गिल केन ने वर्णन किया है, कंपनी में दोबारा शामिल होने के बाद से मार्वल की किस्मत बदलने में जैक सबसे प्रभावशाली व्यक्ति था। ऐसा नहीं था, बल्कि जैक का दृष्टिकोण और दर्शन ड्राइंग का सिद्धांत पूरी प्रकाशन कंपनी का और प्रकाशन कंपनी से परे पूरे क्षेत्र का संचालक दर्शन बन गया। मार्वल ने जैक को लिया और उसे प्राइमर के रूप में इस्तेमाल किया। उन्हें कलाकार मिलेंगे और उन्होंने उन्हें एबीसी सिखाई, जो जैक किर्बी को सीखने के समान थी। जैक पवित्र ग्रंथ की तरह था और उन्हें बस बिना विचलित हुए उसका अनुसरण करना था। यही मुझे बताया गया था। इसी तरह उन्होंने सभी को उन सभी विरोधी दृष्टिकोणों को एक ही मुख्य दृष्टिकोण में समेटना सिखाया। 69, किर्बी के कार्यकाल की मुख्य विशेषताओं में हल्क, थोर, एक्समैन और मैग्नेटो, डॉक्टर डूम, उटू द वॉचर, एगो द लिविंग प्लैनेट, इनहुमंस, 70, 71 और उनका छिपा हुआ शहर एटिलान और ब्लैक पैंथर शामिल है। 72, 73, कॉमिक्स का पहला अश्वेत सुपरहीरो और उसका अफ्रो-फ्यूचरिस्ट राष्ट्र वकंडा। 74, शुरुआत में किर्बी को पहली स्पाइडरमैन कहानी लिखने का काम सौंपा गया था, लेकिन जब उन्होंने ली को पहले 6 पन्ने दिखाए तो ली को याद आया, जिस तरह से वह ऐसा कर रहा था उससे मुझे नफरत थी। ऐसा नहीं है कि उसने इसे बुरी तरह से किया था, यह बस था, यह वह किरदार था जो मैं चाहता था, यह बहुत वीरतापूर्ण था। 75, 12 ली ने फिर स्टीव डिट्को की ओर रुख किया ताकि वह कहानी तैयार कर सकें जो अमेजिंग फैंटेसी 15 में दिखाई देगी, जिसके लिए किर्बी ने फिर भी कवर तैयार किया। 76, ली और किर्बी ने अपने कई नवनिर्मित पात्रों को एक साथ टीम शीर्षक द एवेंजर्स में इकट्ठा किया। 77, 78 और 1940 के दशक के पुराने पात्रों जैसे सबमैरिनर, 79 और कैप्टन अमेरिका को वापस लाए। 80, बाद के वर्षों में ली और किर्बी ने इस बात पर विवाद किया कि द फैंटास्टिक फॉर जैसी रचनाओं के लिए श्रेय का हकदार कौन है। 81, फैंटास्टिक फॉर 72, मार्च 1968, किर्बी और जो सिनोड द्वारा कवर कला, किर्बी क्रैकल का चित्रण। कहानी को अक्सर ली और किर्बी की बेहतरीन उपलब्धि के रूप में उद्धृत किया जाता है। 82, 83, फैंटास्टिक फॉर 48-50, मार्च से मई 1966 में द गैलेक्टस ट्रिलॉजी है, जो गैलेक्टस के आगमन का वर्णन करती है, एक ब्रह्मांडीय विशालकाय जो निगल जाना चाहता था ग्रह और उसका अग्रदूत सिल्वर सर्फर। 84, 85, 2001 में मार्वल के पाठकों के सर्वकालिक 100 महानतम चमत्कारों के सर्वेक्षण में फैंटास्टिक फॉर 48 को 24 के रूप में चुना गया था। संपादक रॉबर्ट ग्रीनबर्गर ने कहानी के परिचय में लिखा है कि फैंटास्टिक फॉर के चौथे वर्ष के रूप में समापन के समय स्टैन ली और जैक किर्बी केवल गर्म हो रहे थे। पीछे मुड़कर देखें तो यह शायद मार्वल युग के दौरान किसी भी मासिक शीर्षक का सबसे उपजाऊ समय था। 86, कॉमिक्स इतिहासकार लेस डेनियल ने कहा कि गाथा पर हावी होने वाले रहस्यमय और आध्यात्मिक तत्व 1960 के दशक में युवा पाठकों के स्वाद के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे और ली को जल्द ही पता चला कि कहानी कॉलेज परिसरों में पसंदीदा थी। 87, किर्बी ने माध्यम की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा, फोटोकोलाज कवर और आंतरिक सज्जा तैयार की, नई ड्राइंग तकनीक विकसित की जैसे कि ऊर्जा क्षेत्रों को चित्रित करने की विधि जिसे अब किर्बी क्रैकल के रूप में जाना जाता है, और अन्य प्रयोग। 88, 1968 और 1969 में जो साइमन कैप्टन अमेरिका के स्वामित्व को लेकर मार्वल कॉमिक्स के साथ मुकदमेबाजी में शामिल थे, जो साइमन द्वारा अपने नाम पर कैप्टन अमेरिका के कॉपीराइट नवीनीकरण को पंजीकृत करने के बाद मार्वल द्वारा शुरू किया गया था। साइमन के अनुसार किर्बी मुकदमेबाजी में कंपनी का समर्थन करने के लिए सहमत हो गई और प्रकाशक मार्टिन गुरमैन के साथ किर्बी द्वारा किए गए एक सौदे के हिस्से के रूप में उसने मार्वल को चरित्र के किसी भी अधिकार पर हस्ताक्षर किए। 89, उसी समय
किर्बी मार्वल में काम करने से असंतुष्ट हो गई। किर्बी के जीवनी लेखक मार्क इवानियर ने जिन कारणों का सुझाव दिया है, उनमें ली की मीडिया प्रमुखता पर नाराजगी, पूर्ण रचनात्मक नियंत्रण की कमी, प्रकाशक मार्टिन गुरमैन द्वारा कथित वादों के उल्लंघन पर गुस्सा और निराशा शामिल है। विशेष रूप से उनकी कहानी की साजिश रचने और उनके चरित्र निर्माण और सहनिर्माण के लिए उन्हें श्रेय देने में मार्वल की विफलता। 90 उन्होंने मार्वल के लिए कुछ माध्यमिक विशेषताओं को लिखना और चित्रित करना शुरू किया, जैसे अमेजिंग एडवेंचर्स खंड 2 में द इनह्यूमन्स। 91 साथ ही एंथोलॉजी शीर्षक चैम्बर ऑफ डार्कनेस के लिए डरावनी कहानियां, और ऐसा करने का पूरा श्रेय प्राप्त किया। इसलिए लेकिन 1970 में किर्बी को एक अनुबंध प्रस्तुत किया गया जिसमें कानूनी प्रतिशोध के खिलाफ निषेध जैसी प्रतिकूल शर्तें शामिल थीं। जब किर्बी ने आपत्ति जताई तो प्रबंधन ने अनुबंध में किसी भी बदलाव पर बातचीत करने से इनकार कर दिया और मार्वल की सफलता में उनके योगदान को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, क्योंकि वे ली को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते थे। 92 किर्बी, हालांकि वह कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग से प्रति वर्ष $35,000 कमा रहे थे। 93 मुद्रास्फीति के लिए समायोजित यह 2021 में लगभग $2,34,000 के बराबर था। 94 फिर 1970 में संपादकीय निदेशक के तहत प्रतिद्वंद्वी डीसी कॉमिक्स के लिए मार्वल छोड़ दिया। कार्माइन इन्फेंटिनो। 95 डीसी कॉमिक्स और चौथी दुनिया की गाथा 1971 से 1975। द न्यू गॉड्स 1 मार्च 1971, किर्बी और डॉन हेग द्वारा कवर आर्ट। किर्बी ने डीसी कॉमिक्स में जाने के लिए एक समझौते पर बातचीत करने में लगभग 2 साल बिताए। 96 जहां 1970 के अंत में उन्होंने 2 अतिरिक्त वर्षों के विकल्प के साथ 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 97 उन्होंने कंबल उपनाम द फोर्थ वर्ल्ड के तहत परस्पर जुड़े शीर्षकों की एक श्रृंखला का निर्माण किया, जिसमें नए शीर्षकों की एक त्रयी शामिल थी, न्यू गॉड्स, मिस्टर मिरेकल और द फॉरएवर पीपल, साथ ही मौजूदा सुपरमैन के पाल जिमी ओलसेन। 14 95 98 किर्बी ने बाद वाली किताब इसलिए चुनी क्योंकि श्रृंखला में कोई स्थिर रचनात्मक टीम नहीं थी और वह किसी को नौकरी नहीं देना चाहते थे। 99 100 किर्बी द्वारा रचित 3 पुस्तकें पौराणिक कथाओं के उन पहलुओं से संबंधित हैं जिन्हें उन्होंने पहले थोर में छुआ था। नए देवता इस नए मिथक की स्थापना करेंगे, जबकि द फॉरएवर पीपल में किर्बी उन युवा लोगों के जीवन को पौराणिक बनाने का प्रयास करेगा जिन्हें उसने अपने आसपास देखा था। तीसरी पुस्तक मिस्टर मिरेकल एक व्यक्तिगत मिथक थी। शीर्षक चरित्र एक भागने वाला कलाकार था, जिसके बारे में मार्क इवानियर का सुझाव है कि किर्बी ने अपनी बाधा की भावनाओं को इसमें शामिल किया। मिस्टर मिरेकल की पत्नी का चरित्र किर्बी की पत्नी रोज पर आधारित था और उन्होंने किताब के पन्नों में स्टैन ली को फंकी फ्लैशमैन के रूप में चित्रित किया। एक चित्रण ली को दुखद लगा, जबकि किर्बी ने अपमान को कम करने की कोशिश की जब ली के शिष्य रॉय थॉमस ने इसके बारे में सामना किया, जिसका फ्लैशमैन के साथी हाउस रॉय के साथ भी इसी तरह अपमान किया गया था। 101 102